प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय बिस्कोहर की माटी अंतराल पाठ्यपुस्तक का पाठ तृतीय पाठ बिस्कोहर की माटी। माटी शब्द से हम सब जानते हैं बिस्कोहर गांव का नाम है, यानी गांव की बिस्कोहर गांव की मिट्टी कैसी है। यहाँ पर जो इसके लेखक हैं वो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, और विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने आत्मकथा थी इनकी नंगा तलाई का गांव, उस आत्मकथा के अंतर्गत बिस्कोहर यानी जहाँ इनका जन्म हुआ है बिस्कोहर में ही हुआ है और बिस्कोहर में ही विश्वनाथ जी का बचपन बीता है। तो गांव का वातावरण कैसा रहा, किस प्रकार गांव के खेत, वहाँ के खलियान, फल फूल, कैसे कैसे फल फूल खिलते थे, किस प्रकार उनका बचपन जो है व्यतीत हुआ, कैसे खेलते खेलते घरों में किस प्रकार का वातावरण था और बिस्कोहर कैसा गांव था, वो सारा वर्णन इन्होंने इस आत्मकथा के अंतर्गत किया है। बिस्कोहर है कहाँ? उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर का बस्ती जिला है। यानी ये सिद्धार्थ नगर पहले जिले के रूप में ही था सिद्धार्थ नगर, फिर बाद में उसका जिला बस्ती हो गया, और उसी का एक गांव है बिस्कोहर, और बिस्कोहर के बारे में ही वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो आज हम जो विश्वनाथ जी हैं उन्होंने अपने गांव का वर्णन किस सौंदर्य से किया है वो पढ़ लेते हैं, और ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे लघु प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं, कहीं से कोई भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी वैकल्पिक पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और चैप्टर काफ़ी बड़े होते हैं और फिर उनमें से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। पहले परिचय मैंने कुछ दे दिया है, कुछ इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी यानी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का नंगा तलाई है, नंगा तलाई का एक गांव है का एक अंश है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। और यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में यानी अपनी बात की जो स्थिति है उसको प्रकट करने में अत्यंत रोचक है और पठनीय है, यानी पढ़ने योग्य है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में, यानी जब उम्र का काफ़ी बड़ी उम्र हो गई तो उन्होंने अपने जीवन में माँ, गांव, आसपास के प्राकृतिक परिवेश यानी पर्यावरण का जो सारा जो गांव का वर्णन है वो करते हुए ग्रामीण जीवन शैली का, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं, जो लोक कथाएँ हैं, जो लोग कहते आ रहे हैं प्राचीन काल से, जो हम कथाएँ सुनते हैं संसार में, और जो सांसारिक ग्रामीणों की जो मान्यताएं हैं उन तक पाठक तक पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, समझते हैं कि सारी सुविधाएं गांव में नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। तो इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, प्रकृति का सौंदर्य है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से यानी मन के लगाकर चित्त से जिया, यानी उस जीवन को जिया, ग्रामीण जीवन को, और प्रस्तुत किया। यहाँ पर लिखा भी है, एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में जो है ये सौंदर्य होता है गांव का, और दूसरा यहाँ पर बताया है कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस वक्त या अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है। यानी गांव में, ग्रामीण में जब अकाल पड़ा था तो लोगों ने कमल ककड़ी जो पानी के अंदर ही होती है, कमल के डंठल के नीचे पैदा होती है, उस ककड़ी को खाकर जो है अपना जीवन व्यतीत किया था। तो उस तकलीफों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा से यानी प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़ से जो गांव का बदहाल, बुरा हाल होता है, उन तकलीफों का भी जिक्र किया है। कमल होता है, कोइयाँ होती हैं, बहुत सारे जल के में उत्पन्न होने वाले खाने वाले जीव जो पदार्थ हैं वो होते हैं, हर श्रृंगार होता है, तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम आदि के फूलों का वर्णन लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा यानी प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा यानी संपत्ति को दिखाया है। तो डोढ़ा, मजगिदवा, दामिन, गोहुन, घोर कड़ाइच, ये सांपों की जो है
किस्में हैं, किस प्रकार की जातियां हैं, सर्प की जातियां हैं, बिच्छुए आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी यानी भय से युक्त वातावरण का वर्णन भी किया है। तो यहाँ सर्पों की विभिन्न जातियां हैं। ये डोढ़ा, मजगिद्वा, दामिन, गोहुन, घोरकड़ाइस, ये सर्पों की जातियां हैं, ये दिखाया गया। क्योंकि आजकल तो हम ज़्यादातर जो है ग्रामीण जीवन में भी इस प्रकार के सांप नहीं देखते हैं, या क्योंकि हमारे गांव के आसपास जंगल नहीं होते हैं, या खेतों में जो है दवाई आदि इतनी मात्राओं में डाल दी गई है, जिसके कारण इन जातियों को तो, कुछ जातियों को तो हम जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन जब जिसका बचपन ग्रामीण आंचल में बीता है, वो सर्प को देखते ही बता देता है कि किस जाति का है। बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा जो गांव भय मिश्रित वातावरण का जो है यहाँ पर निर्माण किया है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह, यानी शहरी जो मेडिकल स्टोर से मिलती हैं उन दवाइयों के स्थान पर प्रकृति से प्राप्त जो फूल हैं, पत्ते हैं आदि प्रयोग आम हैं, यानी सामान्य हैं, जिसे लेखक ने यहाँ पर रेखांकित किया है। चोट लगने पर किसके पत्ते प्रयोग किए जाते हैं, खुजली होने पर नीम के आदि के, दांतों में कीड़ा लगने पर, तो ये सब जो है ग्रामीण जीवन में होता है, तो वो सब यहाँ पर अंकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, यानी लेखक की जन्मस्थली है, और एक पात्र विश्वनाथ, यानी विश्वनाथ का ही विश्वनाथ है, जो लेखक स्वयं है, यानी स्वयं विश्वनाथ हैं। गर्मी, वर्षा, शरद ऋतु में गांव में होने वाली जो दिक्कत हैं, परेशानियां हैं, लेखक के मन पर उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, जिसका उल्लेख उन्होंने इस रचना में किया है, यानी दिखाई पड़ा है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर उनके मन में उठे जो भाव हैं, जो संवेग हैं, यानी जो मन के भाव हैं वो संवेग ही होते हैं, कि अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति यानी हृदय का स्पर्श करने वाली प्रस्तुति के बीच संवादों को यथावत, यानी जैसे ग्रामीण आंचल में बोला जाता है वैसे के वैसे आंचलिक शब्द जो है वो उन्होंने उस ग्रामीण आंचल के शब्दों की प्रस्तुति जो है वहाँ की उनका अनुभव किया। सत्यता और नैसर्गिकता की द्योतक हैं, सूचक हैं, यानी उन वहाँ का जो पूरा आधार है, वहाँ का पूरा वातावरण है, उसकी सूचक हैं। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को, यानी सत्य को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी, अनोखी, बिल्कुल नई है, बिल्कुल नयापन जो है इसमें है। आ जाते हैं हमारे इस पाठ में। बिस्कोहर की माटी शब्द जिससे पता लगता है कि बिस्कोहर गांव की मिट्टी कितनी सुंदर है, वो है यहाँ पर, और इसके विश्वनाथ त्रिपाठी जी इसके लेखक हैं। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि बिस्कोहर की माटी का कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर विश्वनाथ जी ने वर्णन किया है। यहाँ पर देखते हैं कि पूर्व के टोले के पोखर में कमल फूल फूलते। पूर्व का टोले का मतलब गांव के पूर्व की तरफ का हिस्सा, उसके पोखर माने तालाब में क्या खिलते हैं, कमल के फूल फूलते हैं, यानी खिलते हैं। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता, यानी जब बचपन अपना देखा है विश्वनाथ जी ने, तो कमल के पत्ते जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं वो बड़े साफ होते हैं, और कहते हैं कि कमल पत्र में, वैसे तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी था, और तुम तो कमल के पत्ते की तरह हो जिस पर जल की बूंद नहीं ठहरती, यानी जो बिल्कुल साफ रहता है। तो यहाँ पर भोजन जो कराना होता है तो कमल के पत्रों पर ही भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को पूरिनी कहते हैं। आपने एक लाइन भी पढ़ी है, पूरिनी पात रहत जल भीतर। पूरिनी कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी सूखा होता है, वो पड़ा है, तो पूरिनी भी कहते हैं। कमल के नाल को भसीण कहते हैं। जो कमल की नाल होती है जो जल के अंदर होती है, उसी को गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, भसीण बोलते हैं। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेवड़ी का ताल नाम से प्रसिद्ध था। अकाल पड़ने पर लोग उसमें भसीण यानी कमल ककड़ी खोद कर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर, खांचों का मतलब बड़े बड़े गट्ठर सा बनाकर खाने के लिए ले जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गाँव में नहीं खाया जाता, यानी सामान्य रूप से करें, साधारण रूप से तो कमल ककड़ी को नहीं खाया जाता, लेकिन उस समय अकाल पड़ा। कमल का बीज कमल गट्ठा जरूर खाया जाता है, अब भी खाया जाता है कमल गट्ठा,
और कमल का बीज होता है, कमल के नीचे छोटे छोटे गट्ठे बन जाते हैं, उनके अंदर सरसों जैसे दाने भी होते हैं, और एक कमल गट्टे में मोटे मोटे भी आते हैं बीज से। जो मखाने जिसके आप आजकल खीलें जो दुकानों पर देखते हो मखाने, वो कमल गट्टे की होती हैं, तो वो जो है वो खाए जाते हैं। कमल से कहीं ज़्यादा यदि बात करें, कमल से ज़्यादा क्या खाया गाँव में प्रयोग किया जाता है, वो है बाहर कोइया की थी, यानी ज़्यादातर जो है बाहर का मतलब कोइया ही ज़्यादा खिलती थी। ये भी जल पुष्प है कोइया, और जल में ही उत्पन्न होने वाला है। तो कोइया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद भी कहते हैं, संस्कृत में कुमुद कहते हैं कोइया को। इसे कोकाबेली भी कहा जाता है। शरद में जहाँ भी, यानी शरद ऋतु में जहाँ भी गड्ढा हो और इसमें काफ़ी दिन पानी रह जाता है, तो कोइया जो है उसमें खिल जाती है, यानी फूल उठती है। ज़्यादातर हमने देखा है रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा रहता है। आजकल तो गंदगी की घास पैदा होती है। ये पहले समय बारिश का पानी, क्योंकि केमिकल इतना नहीं था ज़मीन में, तो वहाँ पर आप उत्तर भारत में इसे प्राय सर्वत्र पाएंगे। यानी उत्तर भारत में आप जो है पानीपत रेलवे जम्मू वाली लाइनों पर चले जाओ, बठिंडा वाली लाइनों पर चले जाओ, तो दोनों ओर पानी खड़ा रहता है। ज़्यादातर उस पानी में वो कोइया घास जो है जिस पे फूल भी खिलते हैं वो पानी में पैदा होती रहती है। तो विश्वनाथ बहुत दिनों से समझते थे कि कोइया सिर्फ हमारे यहाँ फूल है, यानी हमारे यहाँ का ही फूल है। एक बार वैष्णो देवी दर्शनार्थ गए, दर्शन के लिए गए थे वैष्णो देवी, देखा यह पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था, यानी कोइया। अनवर्थ यानी लगातार, निरंतर का अर्थ भी लगातार ही होता है, बिना रुके। शरद की चांदनी में, यानी शरद ऋतु की चांदनी, यानी ऊपर से चांद खिला हुआ हो रात में, सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पत्तियां एक हो जाती हैं। यानी जब शरद ऋतु में चंद्रमा की रोशनी यदि कोइया पर पड़ती है, तो कोइया की जो पत्तियां हैं वो चंद्रमा की तरह सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं जैसे ही उसका प्रकाश पड़ता है। वही यहाँ बताया गया है। कब? जब शरद रात की चांदनी होती है, तो चंद्रमा की रोशनी जब कोइया पर पड़ती है तो उसका रंग जो है शरद ऋतु की चांदनी की तरह ही हो जाता है। यानी अलग अलग उनमें भेद नहीं हो सकता। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है। जिसने इसकी गंध को सूंघा है, जिसको इसकी गंध पसंद है, वही जानता है कि ये कितनी अच्छी है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंघाड़ा आता है, सिंघाड़ा भी आता है। अब शरद ऋतु है, अब सिंघाड़ा आ गया है बाजार में, तो इन्हीं दिनों की बात यहाँ पर की गई है, जो हल्की सर्दियाँ या शरद ऋतु आने लगती है। सिंघाड़े के फूल भी होते हैं उजले, यानी चमकीले होते हैं, उनमें गंध भी, यानी सिंघाड़े के फूलों में भी महक होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़ों के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती थी। विश्वनाथ जब बचपन में, विश्वनाथ जी थे, उनका बचपन का नाम विश्वनाथ था, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तालाब में फूलों की महक तो आती ही आती थी, बल्कि तालाब के जो सिंघाड़े का तालाब होता था उससे एक आवाज भी, चटक की आवाज भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों में आती हुई वह गंध मिश्रित यानी महक से युक्त आवाज सुनते थे। सिंघाड़ा जब बतिया छोटा यानी दूधिया छोटा होता है, जो 32 छोटे छोटे होता है, तो दूधिया होता है, अर्थात दूध की तरह उसमें होता है। जब उसको सिंघाड़े को खोलते हैं तब उसमें वह गंध भी होती है, वह महक भी होती है। जब सिंघाड़ा कठोर नहीं होता, जब दूधिया होता है, तो वही महक जो है सिंघाड़े में होती है। आजकल जो है रेडियो पर जो बेचते हैं वो दूधिया सिंघाड़ा ही होता है, तो महक होती है। या सिंघाड़े का अर्थ यही कि सिंघाड़े के तालाब में एक चट चट की आवाज़ आती रहती है, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो जब भी खिलते रहते हैं या फूल खिलते रहते हैं तो चट की आवाज़ से होते हैं, तो आती है। तो यही बताया गया है। इसमें कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले किस फूल की बात की गई है, तो यहाँ कमल पुष्प की बात की गई है, जो और फिर है जल पुष्प, एक कुमुद भी कहते हैं, कोइया भी कहते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर आया है। और जिसको कोकाबेली आदि शब्दों से जल पुष्प कहते होता है, जिसको कोइया, कोकाबेली, कुमुद आदि शब्दों से प्रयोग किया जाता है। यानी यदि प्रश्न पूछा जाए तो कोइया को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, तो कुमुद भी कहा जाता है, और जल पुष्प भी कहा जाता है, और कोकाबेली भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये नाम है। कोइया प्रायः
भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो उत्तरी भारत के। कहाँ पाई जाती है? रेलवे लाइन के शायद दोनों तरफ जो है लगभग पाई जाती है। विश्वनाथ जी एक बार कहाँ पर गए थे जब उन्होंने उत्तरी भारत में कोयला को खिले हुए देखा था? तो वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने पंजाब में भी कोयला खिली हुई को देखा था। इसके बाद शरद ऋतु में कोयों के बाद कौन सा जल जो है फल की बात यहाँ पर की गई है? तो सिंघाड़े की बात की गई है। सिंघाड़े की महक अच्छी होती है। सिंघाड़े की महक के साथ किसकी आवाज आती है? तो चटक की आवाज आती है। ये सारा वर्णन जो है इसमें किया गया है। कब जो है उस महक को हम महसूस कर सकते हैं? जब सिंगाड़ा दूधिया होता है। तो ये प्रश्न आए थे। और शरद में ही हर सिंगार फूलता है, हर सिंगार फूल खिलता है। पितरपक्ष यानी पितृपक्ष में जो आश्वज का महीना अब भी था, इस साल जो है आश्वज के महीने 2 थे, तो उसी आश्वज के महीने में कृष्ण पक्ष जो होता है उसको हम पितृपक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष तो अब भी है, लेकिन ये अधिक मास के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसमें पितृपक्ष नहीं माना जाता, माना गया है। लेकिन पहला औसत का महीना जिसमें पितरों के लिए निमित्त हम भोजन निकालते हैं, ब्राह्मणों को या कौवों आदि को जो है हम अपने पितरों की शांति के लिए उनको जिमाते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो वो कौन सा होता है? पितृपक्ष होता है। तो उसी पितृपक्ष की यहाँ पर पितृपक्ष की बात की गई है। ग्रामीण शब्द का प्रयोग किया, पितृपक्ष। पितरपक्ष में मालिन दाई के घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख जाती है, यानी हर श्रृंगार नाम के फूल जो है वो रखे जाते हैं। मालिन लाती है। मालिन कौन होती है? जो माली होता है उसकी पत्नी मालिन होती है। माली कौन होता है? जो फूलों के अनेक फूलों को जो है अपने एक खेत में आदि उगाता है और उनको घर घर बेचता है, वो माली कहलाता है। या बगीचे का जो रखवाला होता है उसको भी मालिक कह सकते हैं, कह सकते नहीं है। तो हर श्रृंगार फूल की बात की गई है। सबसे अधिक ये घरों में कब आता है? जब पितृपक्ष होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पितृपक्ष में कौन सा पुष्प जो है लगभग हर घर जाता है? तो वो होता है हर श्रृंगार का फूल की बात यहाँ पर की गई है। तो रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई, यानी खड़ी बोली का मतलब कि कितने के फूल दोगे? गांव की बोली में कुरई जात रही, यानी यदि बात करें इस गांव की बोली में इसको कुरई जात भी बोला जाता है। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे या अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना तो सकर्मक लेकिन सहजता अकर्मक की है, यानी कुरई देना यानी यहाँ पर फूलों को रखना, घर घर फूल पहुँचाना आदि जो है ये सब सकर्मक होते हैं, यानी कर्म होता है ये। लेकिन ये बिना किसी कमाई के या बिना किसी धन की लालच के ये जो है पुष्प जो है वो हर घर पहुँचता है, इसलिए क्या होता है? अकर्मक होता है, यानी कर्म रहित होता है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियां, जिनका पता है जिनका नहीं पता है, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, यानी बहुत सारे पौधे खेत खलियान वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। जल के विविध रूप, कहीं जल बिल्कुल साफ, कहीं काई से ढके हुए तालाब, ये सब अनेक रूप। और मिट्टी के अनेक वर्ण यानी रंग आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था, बिल्कुल जो ऐसा लग रहा था जैसे सब में जीव है, जीवन है, जीवित है। ये गांव के आंचल में, ग्रामीण आंचल में क्या क्या है वो सारा वर्णन यहाँ पर जो है विश्वनाथ जी ने किया है। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते पहचानते, उससे बतियाते, यानी ग्रामीण वातावरण में जो वर्ण थे, आकार थे, मिट्टी के रूप रंग थे, उन सब से बातें करते। सभी चीजें प्रत्येक चीज में थी, यानी सभी चीजें एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई थी। प्रत्येक थी सब में, यानी प्रत्येक चीज सबके साथ जुड़ी हुई थी, यानी किसी एक के ग्रामीण जो है वो अधूरा लगता है। ग्रामीणांचल, ग्रामीण जीवन। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता है, यानी एक भाग लगता है। चांद मामा थे, यानी चांद जो हमको बच्चे मामा कहते थे। उसमें एक बुढ़िया थी, बच्चे के बड़े बूढ़े बता देते थे कि एक बुढ़िया चरखा काट रही है, तो उसके बारे में बताते थे। जो बच्चों की दादी की सहेली थी, यानी बच्चे कहते थे कि ये तुम्हारी दादी की सखी है। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी, और ये ग्रामीण आंचल होता था। और बच्चे माँ का दूध पीना, सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता था, यानी सारे संबंध उससे जुड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति को भी देखता है, वो माँ को भी देखता है और माँ का दूध भी पीता है। ये था ग्रामीणांचल।
बच्चा सुगबुकता है, यानी जब हल्के रोने लगता है तो सुगबुकाता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। ये गांव का सौंदर्य है। यानी ये नहीं कि शहरी माँ की तरह बच्चे ने मारा और दूर भगा दिया, ये नहीं है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्व, ये एक बचपन बच्चे का और माँ का जो वात्सल्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया था, माँ ने जोर से थप्पड़ मार दिया था, और फिर पास में बैठी नाउन ने यानी नाइन ने कहा दांत निकाले हैं, यानी दांत निकल रहे हैं। टीसत है, यानी दांतों में टीस हो रही है, दर्द हो रहा है। बच्चे दांत निकालते हैं तब हर चीज को दांत से यूं ही काट देते हैं, यानी काटने का प्रयास करते हैं। वही टीसना है, यानी वही टीसने का मतलब मीठा मीठा दर्द जो है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ये विश्वनाथ ने अपने ही बचपन का वर्णन किया। और ग्रामीण आंचल में अक्सर बच्चे जो है दूध पिलाते हैं तो चांद को भी देख रहे होते हैं, वही वर्णन यहाँ पर किया है। क्योंकि वहाँ पर जो है इतने बच्चे छत पर या आंगन में इस प्रकार सोते थे, तो उसी प्रकार जो है चांद के दर्शन भी करना और एक माँ के चंद्रमा रूपी चांदनी के दर्शन भी करना, दोनों ही है। चांदनी भी पी रहा है, चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता, यानी माँ की तरह एक अपना प्रेम अपना स्नेह जो खिलखिला कर दे रही है। माँ के अंक से लिपटा कर, अंक का अर्थ होता है गोद, माँ की गोद से लिपट कर माँ का दूध पीना, जड़ के चेतन होने यानी निर्जीव के जीव होने, यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। कि यही मनुष्य की जो है जीवन लेने की वास्तविकता है। पशु माताएं भी, यानी पशुओं में जो माताएं होती हैं वो भी यह सुख देती पाती होंगी, यानी यही सुख है अपने बच्चों को दूध पिलाते वक्त महसूस करती होंगी जैसी जो है मानव माताएं करती हैं। और पक्षी अंडज और पक्ष जो अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी हैं वो भी ऐसा ही सुख जो है अपने बच्चों को देते होंगे। यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा समझा। दिलसाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थी। बत्तख के बारे में वर्णन किया है, दिलसाद गार्डन की बात की गई है। बत्तख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं, ये वास्तविकता ही है। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था, यानी चारों ओर, यदि ग्रामीण की बात करें तो भी जो है चारों ओर एक बाड़ा बना रखा था ताकि बत्तख वहां सुरक्षित रहे कुत्ते बिल्लियों से। देखा एक बत्तख कई अंडों को से रही है। सेने का अर्थ होता है जब अंडे से बच्चा पैदा होता है, यानी बत्तख का जो चूजा है वो निकल रहा होता तो वो सेना होता है। पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है, यानी एक माँ पक्षियों में भी जल जीवों में भी किस प्रकार अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। एक माँ ही है जो कितना ध्यान रखती है और उसके आंचल में छिपकर बच्चे अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हैं, ये बताना चाह रहे हैं विश्वनाथ जी। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में है, मौके में है कि जैसे ही ये इधर उधर हो मैं उठाकर ले जाऊं। बत्तख की चोंच सख्त होती है, यानी बड़ी तेज होती है, बड़ी मजबूत होती है, तो अंडों की खोल बड़ी नाजुक होती है, यानी बहुत हल्की होती है, थोड़ा सा हल्का से भी लग जाए तो वो जो है टूट सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। कुछ अंडे बत्तख माँ के डैनों से बाहर छिटक जाते हैं पंखों से, यानी कुछ अंडे माँ के पंखों से बाहर निकल जाते, जो पंख फैलाए हुए हैं। बत्तख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता से, बड़ी कोमलता से डैनों के अंदर फिर छुपा लेती थी कि बस आप देखते ही रहिए, कुछ कह नहीं सकते। तो माँ की जो ताक है, यानी कौवे पर जो ताक थी, कौवे की निगाह, जो माँ की निगाह कौवे की ताक पर थी कि कहीं कौवा जो है अंडों को उठा ना ले जाए, तो कभी कभी अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती भी थी ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। ये है माँ की ममता। यानी पक्षियों में भी यदि माँ की बात करें तो कितनी ममता होती है, कितना वात्सल्य होता है। भले ही हम बड़े होने के बाद माँ का इतना महत्व नहीं समझते, वो डांटती मारती पीटती भी है तो हम उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं कुछ बच्चे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस माँ ने आपको पाला है उसने आपको किस प्रकार सुरक्षा की है, आपकी किस प्रकार उसने हर मौसम से, अपने ऊपर भले ही रजाई नहीं थी
सर्दियों में लेकिन आपको ढक कर रखा है, तो माँ ने कितना ध्यान आपका रखा है वो इसमें बताया गया है। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बत्तख की माँ को इतनी ममता, इतना प्रेम? यानी उस ईश्वर ने। जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चों की ममता, प्रकृति में ही सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य घटता है। जब जड़ में, एक जड़ में जिसमें कोई जीव नहीं था, जब उसमें चेतना आती है, जीवन आता है, तो उसमें क्या क्या बदलता है, ये क्या क्या अंतर बाहर क्या क्या घटता है। प्रकृति, विश्व, ये भगवान, ये ईश्वर लीलाचारी होता है, क्या क्या अपनी लीलाएं रचता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्राय कहते हैं, यानी हजारी प्रसाद जी जो विश्वनाथ जी जिनको गुरु मानते थे, वो कहते हैं कि क्या ये सब बिना किसी प्रयोजन के है? प्रश्न, बिना किसी उद्देश्य के है क्या? ये जब जो प्रकृति में घट रहा है, क्या ये ईश्वर का बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी लाभ के है? सबके साथ सब प्रयोजन बंधा है और इसके पीछे प्रकृति को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। तो ये सब दिखाया गया। होगा कोई महान महान निहित उद्देश्य, यानी छिपा हुआ इसके अंदर कोई उद्देश्य, प्रयोजन, कोई लाभ। लेकिन अभी तो बुंस बलेर ने इराक फतेह किया है, एक उदाहरण दे दिया कि बुंस बलेर ने अभी तो इराक ही फतेह किया है, बहुत कुछ जो है उस पर अपनी विजय प्राप्त करनी है, फतेह करना। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बत्तख का अंडा सेना, यानी दोनों ही यदि बात करें बच्चे को, माँ का जो है बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है और बत्तख किस प्रकार अंडों की सुरक्षा रहती है, दोनों घटनाएं। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। अत्याचार हुआ कब? जब वह दूध पीने ही वाले थे, पीने वाले ही थे, यानी वह दूध पीते ही थे कि एक छोटा भाई आ गया, यानी दूसरा जो भाई है उसका जन्म हो गया। विश्वनाथ दूध कटा हो गए, यानी दूध से काट दिए गए, क्योंकि दूसरा बच्चा हो गया तो उसका भाई हो गया, तो विश्वनाथ को जो है वो दूध कटा हो गया, यानी दूध से उनका नाश्ता टूट गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई उमक उमक कर अम्मा का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता वो, क्योंकि बच्चों को दूध दिया जाता है वो कौन सा, माँ के बाद गाय का ही होता है, इसलिए गाय को माँ की संज्ञा दी जाती है। आजकल भले ही कसाई माँ को, गाय को मार देते हैं, पीटते हैं, हम उस समझते नहीं हैं कि एकमात्र इस संसार में यदि माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए कोई दूध है, वो गाय का है, तो इसलिए गाय को माँ की संज्ञा दी जाती है। कसेरिन दाई पड़ोस में रहती थी, दाई रहती थी जो बच्चों को जन्म होने में मदद करती हैं। वो विश्वनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी सुजनी कहलाती है। कथरी सुजनी का मतलब एक सुंदर सा जो बिछौना सा बना दिया जाता है। साफ सफाक सुजनी पर कसेरिन दाई के साथ लेटे 3 बरस के विश्वनाथ, यानी उस समय विश्वनाथ की उम्र 3 साल थी, चांद को देखते रहते, लगता है उससे हाथ से छू रहे हैं। ये बचपन का बताया गया है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए थे। उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, वह धुक धुक करके चलता रहता है, जैसे गाड़ी चलती है ऐसे ही बादलों के अंदर से। बादल में कभी छिप जाता है, फिर उसमें से निकल आता है। इमली के छतनार पेड़, छतनार का अंदर से छाया जो है से छन के आना प्रकाश, वो छतनार होता है। तो अंतरालों से छनकर, यानी बीच बीच में जो खाली जगह हैं उनसे छनकर जो चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। और शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती है। शीशम का पेड़ होता है, उसके जो ऊपर की जो फुनगी होती है, यानी नई नवेली कोपलें होती हैं, वो किस प्रकार चंद्रमा की चांदनी में चमक कर उसको ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की चांदनी को चूम रही हो, तो ऐसा प्रतीत होता है। ये प्रकृति के साथ किस प्रकार ग्रामीणांचल में बच्चों का भी प्रकृति से किस प्रकार जुड़ा नाता था, वो वर्णन यहाँ पर किया गया है। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? जब उसका छोटा भाई आ गया तो विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया, अर्थात वो क्या हो गए, दूध कटा हो गए थे। माँ के दूध पर किसका कब्जा हो गया था? छोटे भाई का कब्जा हो गया था। किसने विश्वनाथ को बचपन में पाला था? तो कसेरिन दाई है, उसने ही पाला था। वही जो है उसको अपने साथ जो है रखते थे। कथरी सूजने एक जो बिछोना होता है उस पर रहकर वो जो है लेटे रहते थे।
रात को लेटे लेटे बच्चे किस चीज का पान करते थे? चांदनी का। किस चीज को देखते रहते थे? चंद्रमा को देखते रहते थे। ये सब सारी बातें की गई हैं। किस किस पेड़ की यहाँ बात की गई है? इमली के पेड़ की बात की गई है। और यहाँ पर अंतराल शब्द का अर्थ क्या है? आपकी पुस्तक भी है अंतराल, यानी जो खाली जगह बीच बीच में जो जो अंतराल होते हैं, बीच में जो खाली जगह होती हैं वो अंतराल कहलाती हैं। यानी बीच की जो स्पेस होता है उसको अंतराल कहा जाता है। और इसके बाद चांदनी छनकर उसके अंदर से आ रही होती है, इसलिए छतनार पेड़ की बात यहाँ पर की गई है। फूलों की बात हो रही थी, यानी बात बीच में आ गया था विश्वनाथ अपने दूध पीने का, या माँ के साथ उसका नाता कैसा था, यानी माँ के साथ के बच्चे का कैसा जुड़ाव गांव में होता है। बात फूलों की ही चल रही थी। पहले कुमुद कोया की बात आई थी, कमल के फूल की बात आई थी, हर श्रृंगार के फूल की बात आई थी, जो इन्हीं दिनों में या नवरात्रों में बहुत सारे घरों में प्रयोग किया जाता है, या उसमें आता पितृपक्ष में श्राद्धों में जिसका उपयोग हर श्रृंगार का किया जाता है क्योंकि सफ़ेद फूल होते हैं। ये बात की गई थी। अब फूलों की बात हो रही थी। कौन कौन से गांव में फूल खिलते हैं वो सब यहाँ पर बता दिए गए, कमल, कोया, हर श्रृंगार के। लेकिन ये तो फूल हैं, और फूल भी कहे जाते हैं। ऐसे और बहुत सारे फूल हैं जो फूलों की संज्ञा में आते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती? वे असली फूल, तो जो असली फूल हैं, वास्तविक फूल हैं, तोरी का फूल, लौकी, घिया, भिंडी, बटकटैया, इमली, अमरूद, कदम के पेड़ पर आने वाले फूल, बैंगन, कोहड़ा। भले इनके बाद में फल फूल लगते हों, लेकिन पहले फूल के रूप में तो होते ही हैं। काशी फल जिसको बोला जाता है, शरीफा, आम, ये कोहड़ा काशी फल, पेठे को बोला जाता है। आम के बोर, यानी आम के ऊपर जो कोर आ जाता है, फूल हो जाते हैं, उन्हीं को बोर बोला जाता है। कटहल के फूल जो बड़े बड़े आते हैं, आज भी बाज़ारों में सब्जी भी बनती है। बेल बहुत सारी थी, जैसे चमेली है, जूही की बेल है, आदि बेलें जो है इसमें नहीं कही गई हैं, वो बेल नहीं कही गई हैं। अरहर यानी हरड़, उड़द, ये दालें होती हैं, इनके भी फूल आते हैं। चने के फूल होते हैं, मसूर दाल होती है, मटर के फूल, सेमल के फूल यानी सेम की फलियां होती हैं, उनके पहले फूल खिलते हैं। वो कदम के फूलों से पेड़ लदबदा जाता। यानी ग्रामीण अंचल में बहुत सारे फूल जो फूलों की संज्ञा में गिने जा सकते हैं, जो असली फूल माने जाते हैं, वो भी फूल। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे। किस पेड़ की बात है? कदम के पेड़ के, जो यमुना के किनारे कदम का पेड़ था, कृष्ण जी उसी पर बैठते थे, झूलते थे। झूला पड़ा कदम की डाली, ये एक पंक्ति लाइन काव्य पंक्ति है। नंदक नंद कदम्बक तरुवर, यानी कदम की डाली पर झूला पड़ा है और नंद के पुत्र कदम्ब के पेड़ पर नंद के पुत्र जो है वो झूल रहे हैं, यानी श्री कृष्ण। क्या कदम और भी देशों में होता है? प्रश्न किया विश्वनाथ जी ने, क्या कदम का पेड़ और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, और वो है बिस्कोहर के पंचू टोला में, यानी पश्चिमी दिशा में, पश्चिम दिशा में, वेस्ट की तरफ, जो ताल के पास है, जो एक तालाब के पास है। क्योंकि बचपन में उसने एक ही कदम का पेड़ देखा, उसी कदम पर खेला है, कूदा है। जैसे श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ पर, कदम के पेड़ पर झूलते थे, तो उसको तो लगता है कि संसार में एक ही पेड़ है। हमें जैसे हमारा बचपन जिस गांव में बीता, तो हमें बचपन में ऐसा लगता था जैसे एक ही संसार में गांव है जो सबसे सुंदर है। चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जी रहे हो, लेकिन अपना गांव अपना ही होता है। वही बात यहाँ पर की गई है। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, यानी सरसों जब खेत में लहराती है, ऐसे लहरा रहा होता है जैसे सागर लहरा रहा होता है, हवा चल रही होती है, तब ऐसा लगता है। खेतों में तेल तेल की गंध, यानी विभिन्न प्रकार के तेलों की गंध खेतों में, क्योंकि सरसों के तेल फूल जो खिलते हैं उसमें सरसों के तेल की महक होती है, गंध होती है, जिससे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो, यानी कहीं हरियाली के रूप में, कहीं फूलों के रंग के रूप में, इस प्रकार। तो सरसों के अनवरत फूल, यानी लगातार चलने वाले, जहां तक देखते रहो अनगिनत फूल नजर आते हैं। खेत सौंदर्य को कितना पावन बना देते हैं, यानी खेत की सुंदरता को कितना पवित्र बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था, यानी अधिकतर मिलता था, जिसे बरबंडा कहते थे। बरबंडा जो है एक घास होती है, जो फूल सुंदर होता है लेकिन पत्ते कांटेदार होते हैं। ज्यादातर ये जो है गेहूं की फसल के साथ ही उत्पन्न होता है।
अब तो काफ़ी कीटनाशक जो है गेहूं में डाले जाते हैं, जिसके कारण जो है ये पैदा नहीं होता है। लेकिन जब कीटनाशक नहीं डाले जाते थे तब ये जो है गेहूं के फसल के साथ उत्पन्न हो जाता था, या सरसों में भी जो है ये पैदा होता था। और इसके फूल, पीले फूल, बहुत सुंदर फूल होते थे, हमने देखे हैं, अब भी कहीं कहीं मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो गया है। कहीं कहीं जहाँ कीटनाशक नहीं पड़ते हैं वहाँ पैदा होता है। और इसके यदि कहें तो हवा में एक सफ़ेद सफ़ेद से पंख से जो है वो उड़ते हैं, वसंत ऋतु में काफ़ी उड़ते हुए नज़र आते हैं। जब गेहूं पकने को होता है तो बरमंडा भी जो है एक गांठ के रूप में बन जाता है और वो पक जाता है, और उसके अंदर से रुई की तरह जो है फूंस से निकल आते हैं और वो हवा में उड़ते रहते हैं। बरमंडे की वो ज़रूर आपने देखे होंगे, हम तो बचपन में उसको भुजू कुत्ता कुछ बोलते थे, तो वो सब बरमंडे के होते हैं। इसको सत्यानाशी घास भी कहते हैं, क्योंकि ये गेहूं की फसल में नुकसान पहुंचाता है, सत्यानाश करता है, तो इसलिए ग्रामीण भाषा में इसको सत्यानाशी कहते हैं। नाम जैसा भी है, सत्यानाशी है, लेकिन बात करें इसके फूलों की सुंदरता की तो शायद इसके सामने सब फीके पड़ते हैं, तो इसका सुंदरता का कोई जवाब नहीं होता। फूल पीली तितली जैसा, बिल्कुल तितली के पंख होते हैं वैसे ही फूल होता है। हमने बहुत देखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता था गेहूं में, कांटे भी बहुत ज्यादा होते थे, पैरों में भी, हाथों में भी लग जाते थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा होता था। आंखें आने पर, जब आंखें आती हैं, आंख दुखनी आ जाती हैं, तो इसको तोड़ के इसका दूध था वो आंखों में डाला जाता था, तो आंख में लगाती थी और जिससे आंख तुरंत ठीक हो जाती थी। इसका फायदा ये था। दूबों के अनेक वर्णी, अनेक रंग की घासें, छोटे छोटे फूल, जैसे बहुत सारे फूल थे, छोटी छोटी मटर जैसी फलियां लगती थी जिसको अलसी बोलते थे, उसके फूल भी गेहूं के साथ लिपटे हुए थे, बड़े सुंदर लगते थे। ये सारे फूल बचपन में इन सबको जो है यहाँ पर विश्वनाथ जी ने बताया कि हम सब ने देखा है। क्योंकि बहुत सारे फूल जो गेहूं की फसल के साथ होते थे वो तो अब नष्ट ही हो गए भाई, अब वो फूल बचे ही नहीं। क्योंकि अलसी के फूल थे, भरभंडे के फूल थे जिसको सत्यानाशी भी बोलते थे, जिसको और भी बोलते थे कांटा, पता नहीं क्या बोलते थे, जो एक ग्रामीण भाषा में और भी रेशा, रेशा शब्द प्रयोग करते थे। यदि बचपन की बात करें तो ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते थे उनके, क्योंकि वो उसके कांटेदार होते थे और उसमें एक रेशा निकलता था जो आंख में डाला जाता था, जिसके कारण आंख ठीक हो जाती थी। चखा है, बहुत सारे फूलों के रसों को सूंघा है, कानों में खोसा है, यानी उनको कानों में, कहने का मतलब रखा है, या कुछ फूलों के रस भी कान में दुखने पर डाले जाते थे। और देखिए धान, गेहूं, जौ के भी तो फूल ही होते हैं भाई। जब कहने का मतलब जब पहली बार फल लग, यानी उनमें अन्न बनने से पहले तो फूल की तरह ही आते हैं। जौ के भी तो फूल होते हैं, यानी गाँव में क्या फूल के रूप में नहीं होता है, सब फूलों के रूप में ही होता है। जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल होता है, जीरा तो मोटा होता है ना, पतला होता है, भुट्टा जो होता है जिसको मक्का बोलते हैं वो भी। धान के खेत, भुट्टे की गंध, जो नहीं जानता उसे क्या कौन समझाए, अर्थात उनको कैसे बताए कि ग्रामीणांचल में किस किस प्रकार के फूलों की महक जो है वो घुली हुई थी। एक काव्य पंक्तियां बता दी कि फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले, ऐसी हो बारिश खूब फूल खिले। यानी ऐसी बारिश हो जाए कि सारे तरह के फूल खिल जाए। हमें पता ही है कि ये सारे फूलों का वर्णन जो है आ चुका है। धान के भी फूल, गेहूं के भी फूल, यहाँ पर कोदो के भी फूल कहे गए हैं। यहाँ पर जो है गोभी के भी को भी फूल के रूप में, गोभी का भी तो फूल के रूप में ही होता है, तो लौकी का भी, खेकसा, करेला, मिर्ची, सब इसमें लिया गया है। अर्थात गाँव के आंचल में सब तरह के फूल जो है वो खिलते हैं, और ऐसी बारिश होनी चाहिए कि सभी तरह के फूल जो है वो खिले, क्योंकि बारिश पर ही निर्भर होता है ग्रामीण आंचल, होता था। तो ये नवल शुक्ल द्वारा रचित ये कविता है, और उसी का एक अंश जो है यहाँ पर ये लिया गया था, नवल शुक्ल द्वारा रचित। घास पात से भरे पेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर, यानी तालाब के जो चारों ओर जो दीवारें होती हैं उन पर भी नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के सांप मिलते थे, अनेक प्रकार के सर्प जो है वो मिलते थे। हमने भी जोहड़ के ऊपर बहुत, हम जोहड़ में नहाए तो बहुत प्रकार के पीले, सफ़ेद,
काले रंग के, पता नहीं अलग अलग प्रकार के जातियाँ, तो खैर हमें भी इतनी ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि हम इतना पूछते नहीं थे, बस सांपों को देख लेते थे। तो उसी प्रकार के, लेकिन कुछ सांपों के बारे में था कि ये पानी वाला है, ये पिलवा सांप, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, और उनके डोड़वा, मजगिदवा आदि नाम, बहुत सारे नाम जो है सर्पों के हैं। तो उस प्रकार के सांप जो है हमें वैसे ही देखने को उपलब्ध थे। आजकल तो चिड़ियाघर में या कहीं और देखने जाते हैं, सांप मिलते ही नहीं है, तो ये कारण है। सांप से डर तो लगता था, लेकिन वे प्रायः मिलते दिखते थे, ऐसा लगता था जैसे हमारे मित्र हों, दोस्त हों। डोढ़ा और मजगिदवा विषहीन थे, ये जहर से हीन माने जाते थे, इनमें जहर नहीं होता था, काट भी लेते थे तो कोई जहर नहीं चढ़ता था। डोढ़ा को मारा नहीं जाता था क्योंकि उसे सांपों में वामन यानी छोटी जाति का मानते थे, कि जिसको पानी वाला सांप भी बोलते हैं, उसको नहीं मारते थे क्योंकि वो काटता भी नहीं है। दामिन भी विषहीन है, यानी दामिन जाति का सांप भी, उसमें भी जहर नहीं है, लेकिन वह लंबी होती है, यानी ज़्यादा बड़ी होती है। मुंह ऐसे कुछ पकड़कर पूंछ से मार दे, यानी कुशा, कुशा का मतलब एक प्रकार की घास होती है जो कांटेदार घास होती है, ज़्यादातर किसी ग्रहण आदि के अवसर पर प्रयोग होती है, उसको कुशा बोलते हैं, डाब भी बोलते हैं। यदि वो मुंह से पकड़ ले और पूंछ से मार दे किसी को चोट, तो जिस अंग पर वो चोट मारेगी वो अंग सड़ जाएगा। ये है इसकी विशेषता थी, दामिन जाति के सर्प की विशेषता थी। ये पूछा जा सकता है एक नंबर में कि किसकी पूंछ लगने से या दामिन जाति के से व्यक्ति को क्या नुकसान हो सकता है, तो वो है किस चीज़ को पकड़ के क्या, या ऐसे पूछा जा सकता है कि कुशा को पकड़कर यदि कोई पूंछ मार दे तो वो किस जाति का सर्प है जिससे अंग सड़ जाता है, तो ये भी दामिन जाति का होता है। किस सर्प को मारा नहीं जाता है, तो डोढ़ा नामक सर्प है जिसको मारा नहीं जाता है। कौन कौन सी जाति के प्राय जो है विषहीन सर्प माने जाते हैं, तो ये सारे ही हैं, डोढ़ा, मजगिदवा और ये जो है होता है जो दामिन जाति का, ये इनको विषहीन माना जाता है। इनमें सबसे खतरनाक गोहुन, जिसका रंग गेहूं जैसा होता है, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, बड़ी तेज होता है, और फेंटारा जिसको बोला जाता है फुंकार मारता है, इसलिए इसको फेंटारा कहते हैं थे। और उतना ही खतरनाक है घोर कड़ाइच, वैसे घोड़े की हिचकार, इसलिए इसको घोड़ कड़ाइच बोला जाता है। यानी घोड़े, जिस प्रकार घोड़ा जो है हौंची करता है, वैसे ही आदमी भी घोड़े की तरह जो है चिंगाड़ चिंगाड़ कर मरता है, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिना कर मरता है, इसलिए इसको घोड़ कड़ाइच बोला जाता है। घोड़ कड़ाइच सर्प को घोड़ कड़ाइच क्यों बोला जाता है, घोड़ कड़ाइच, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है, आपको ये ध्यान रखना है, घोड़े की तरह ही हिना कर मरता है। कौन सा सर्प काट ले तो, घोड़ कड़ाइच काट ले तो, ये ध्यान रखना है। फिर बटिया, जिसके दो मुंह सांप भी बोलते हैं, जिसको बटिया जाति का सर्प भी बोलते हैं, वो होता है जो आम के, पीपल और केवड़ा की झाड़ी में रहने के वाले सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये जो केवड़े के नीचे रहने वाले या अंदर खोल में रहने वाले, आम के या पीपल के अंदर रहने वाले सर्प जो है वो सबसे खतरनाक सर्प माने जाते हैं, सबसे जहरीले सर्प माने जाते हैं। ये सांपों की जातियों के बारे में बताया गया था। इसमें डोढ़ा की बात की, मजगिदवा की बात की गई है, यहाँ पर धामिन की बात की गई है, घोर कड़ाइच की बात की गई है, एक फेंटारा कहा गया जो वो भी खतरनाक होता है, जहरीला सर्प होता है। घोर कड़ाइच को घोर कड़ाइच क्यों बोलते हैं, तो वो भी बताया गया, घोड़े की तरह हिना कर मरता है इसके काट लेने पर। और कौन से सर्प ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो आम, पीपल और केवड़े के पेड़ के अंदर रहने वाले जो सर्प होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इसी तरीके से इन्हीं में से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था, इन्हें डर तो लगता ही था, और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे, यानी मन ही मन डर से ही भले उनका इंतजार भी करते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच सरसराते हुए सांप को देखना भयानक रस हो सकता है, यानी जो पौधे हैं उनके बीच सांप सरसराता हुआ भागता है तो ये डर पैदा करने वाला हो सकता है। रस हमने पढ़े ही थे कि भयानक रस कौन सा होता है जिससे हम डर जाते हैं देखते ही। तो इसी तरह
बिच्छू सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे, यानी कोई बिच्छू का काटा हुआ या सांप का काटा हुआ लोग गांव गांव में बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। बिच्छू का दर्द उसी को पता है जिसको बिच्छू ने कभी काटा है, बाकी हम एहसास नहीं कर सकते। पूरी रात बैठकर रो गए यदि किसी दिन बिच्छू ने काटा तो बिच्छू का दर्द जो है बहुत ज़्यादा होता है। कहता है ना, बिच्छू ने काटा, बिच्छू का काटा जो है चैन से नहीं बैठ सकता। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। यानी फूलों की महक से जो है सांप का पता लगाना, महामारियों का, देवी आदि का प्रकोप, चुड़ैल आ गई है इसमें, इस प्रकार के संबंध जो है जोड़े जाते थे। गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते थे। नीम और किसके फूल यहाँ पर बात की गई है? नीम के फूल और पत्ते। जब चेचक का रोग होता है, जो पूरे चेहरे पर फुंसी फुंसियाँ ऐसी निकल आती हैं, टाइफाइड आदि जो बोला जाता है, तो वो रख दिए जाते थे। फूल बेर के भी होते हैं, बेरी के फूल जिस पर बेर लगते हैं वो होते हैं, और उनकी गंध वन्य मादक होती है, यानी वन में मादकता, मदमस्त कर देने वाली होती है। बसंत में फूल आते हैं, पता ही है, बसंत ऋतु में आते हैं। बेर का फूल सूंघ कर बड़े ततैया का डंक जड़ जाता है। यदि बेर पर बेरी के फूल के आए हुए हैं और यदि आपको भेड़ और ततैया ने काट लिया है तो उसके सूंघने से उनका डंक जो है वो जड़ जाता है, अर्थात सूजन नहीं होती है। ये भी बड़ा जानकारी का प्रश्न है। पता है कि उन्हीं दिनों में ज़्यादातर भेड़ ततैये होते हैं जिन दिनों में बेरी पर फूल आए हुए होते हैं। तो प्रकृति ने ये भी पैदा कर रखा है, और बेरी के फूल पर भेड़ ततैये भी होते हैं, उनके छत्ते भी लग जाते हैं बड़े बड़े, ये भी खासियत होती है। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते हैं, उन्हें जेब में भर लेते थे, यानी भेड़ ततैयों को हाथ से बच्चे पकड़ते थे, उनको जेब में भी भर लेते थे, डरते नहीं थे। आजकल तो काट लेने चलते हैं क्योंकि उनको पता है इसका इलाज क्या है। उनकी कमर में धागा बांध कर लड़ाते, यानी भेड़ और ततैये की कमर में धागा बांध देते और उन दो बांध देते और उनको लड़ते। ऐसा बचपन जो है हमने भी देखा है। इस प्रकार जो है ग्रामीण अंचल में बचपन होता था। तो इस प्रकार भेड़ ततैयों की बुरी अवस्था करते थे, लेकिन ये बच्चे खेलते, उनको उनके दर्द को क्या समझते, जीवों के दर्द को, जो बड़ा दर्दनाक होता था। कई बार पीछे से टूट भी जाते थे बेचारे, ये होता था। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, यानी जब गांव में गर्मी पड़ती तो भी खूब पड़ती, बहुत तेज गर्मी। घर में सबका सोता पाकर, यानी सबको दोपहर में जब सो जाते, गर्मी इतनी तेज होती थी कि दोपहर में सब मिट्टी के घर होते थे, एसी की ज़रूरत नहीं होती थी, घर ठंडा ही रहता था। वही बात की गई है, तो चुपके से हम निकल जाते थे। दोपहरिया का नाच देखते, यानी दोपहर में जो लहरें इसकी लू की होती हैं वो नाचती हुई प्रतीत होती हैं, वही बताया गया। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं कहीं कहीं सुनाई पड़ती कि उसको लू लग गई, ज़्यादा तेज़ गर्मी में ज़्यादा देर रह जाएं तो चक्कर आकर गिर जाते हैं और लू लग जाती है और मर भी जाते थे। तो माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। अच्छी बात है, गर्मियों में क्या खाना चाहिए? प्याज खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लू से बचाता है, हमें तेज गर्मी से बचाता है, बीमार होने से बचाता है। तो ये भी हमें शिक्षा यहाँ पर लेनी चाहिए। माँ लू से बचने के लिए क्या करते थे? लू जो गर्मी, तेज गर्मी लगने से जो आदमी एकदम अचानक जो है चेत हो जाता है, कहने का मतलब बीमार पड़ जाता है और अचेत हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि क्या हो गया, अचानक चक्कर आके गिर जाता है। तो ये सब था। तो उसके लिए माँ क्या क्या करती थी? बच्चों को जिस ग्रामीण अंचल की बात की है यहाँ पर विश्वनाथ जी ने, उसमें उनका बचपन था। हमारा बचपन तो खैर कुर्ते पजामे तक आ गया था। यदि उन पहले का बचपन करें तो हमारे पिताजी बताते हैं, दादाजी बताते थे, हम सुनते थे कि वो धोती बांधते थे, बचपन से ही धोती बांध दी जाती थी, छोटे छोटे बच्चे धोती में घूमते थे। तो वो बात आजकल राजस्थान में भी कुछ जगह अब भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो देखा जाता है। तो धोती के एक कोने पर क्या है, प्याज बांध देते थे कि बीच में जो है प्याज खा लेना क्योंकि लू लग सकती है। तो और क्या क्या करते थे? लू लगने की दवाई दूसरी क्या थी? कच्चे आम का पन्ना। कच्चा आम होता था, उसकी जो गुठली होती थी उसको भूनकर जो है हम वैसे ही खाते थे, अच्छी लगती थी, स्वादिष्ट लगती थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि कच्चे आम की गुठली को भूनकर क्यों खाते हैं। बाद में पता लगा कि इसको तो ये तो गर्मी में से हमें बचाता है, इससे तो गर्मी से बचते हैं और पेट के बहुत सारे कीड़े इससे मर जाते हैं। वैसे तो सीधा खाओ तो बड़ी कड़वी होती है, लेकिन भून कर खाओ तो बड़ी स्वादिष्ट भी होती है। तो भून कर
गुड़ या चीनी में उसका शरबत, कच्चा आम के जो छिल जो होते थे गुठली निकाल कर उसको क्या करते थे, सब्जियां भी बनाते हैं, अब भी बनाते हैं, आम कच्ची आम के गुड़ में जो है उसको उबाल कर मीठी सब्जी बनाते हैं आम की। तो उस गर्मियों में आता है ये भी, वसंत ऋतु का अंत होता है जब आम लग जाते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में शुरुआत होती है तब आम, कच्चे आम मिलते हैं। तो और उस पर देह पर लेपना, यानी यदि किसी को लू लग जाए उसी पानी में नहाना भी। तो कच्चे आम को भून कर या उबाल कर उससे फिर धोते थे, यानी सिर धोते थे, सॉरी, सिर जो है वो भी धोते थे। ये लू लगने से बचने के उपाय गर्मियों में होते थे। कच्चे आम के क्या क्या उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। कच्चे आम के जोर पेड़ पर लगे होते थे, यानी गुच्छे के गुच्छे पेड़ पर लगते हुए देखना। आजकल तो बाजारों में देखते हैं, तब हर खेत में एक खेत दूसरे एक दो एकड़ में दो दो तीन तीन चार चार आम जो है के पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे, और आजकल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे हर क्षेत्र में जो है ज़्यादातर मिलते थे। कच्चे आम की हरी गंध यानी महक, पकने से पहले ही जामुन खाना, यानी कच्चे आम खाना, पकने से पहले कच्ची जामुन खाना, तोड़ना, यह गर्मी की बहार थी, यही गर्मी की सुंदरता थी, चारों ओर यही सब कुछ दिखाई देता था। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी, यानी कटहल की सब्जी भी और गर्मी का फल भी होता है, गर्मी से हमें राहत भी देता है। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी, यानी एकदम अचानक बारिश नहीं आते थे, पहले बादल गिरते, चारों ओर गड़गड़ाहट शुरू हो जाती थी, काफी शोर हो जाता था, पूरा आकाश बादलों से घिर जाता, यानी बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता कि दिन में रात की तरह हो जाता। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, घन घमंड गजरत घर घन घोरा, और कंपित जंगम नीड विहंगम। ये काव्य पंक्ति दी गई है कि वर्षा ऋतु में के संबंधित, कि जब आषाढ़ का महीना चढ़ जाता है तो आकाश में बाजा बजने लगता है। अब किसका? घन गाजा, यानी बादल गरजने लगते हैं। घन घमंड गरजत, यानी बादल घमंड में गरजने लगते हैं अभिमान में, और घन घोरा, चारों ओर से आकाश को घोर बादल जो है वो ढक लेते हैं। और कंपित जंगम नीड विहंगम, और जंगम यानी लोग, और नीड विहंगम यानी पक्षियों के घोंसले, सब क्या है, यानी सभी प्राणी कांपने लगते हैं, इतनी जोर शोर से गड़गड़ाहट जो है वो शुरू होती है। ये गांव का सौंदर्य। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है, यानी गड़गड़ाहट सबसे ज्यादा बादलों की। वैसे सामान्य कभी भी बारिश आती है तो बादल हल्के फुल्के गरजते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में जो गड़गड़ाहट बादलों की होती है वो बिल्कुल डरावनी होती है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। तबला, मृदंग, सितार, यानी सारे बादलों से यहाँ पर तुलना कर दी है कि जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी, यानी पानी की आवाज सितार की तरह होती है। और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी, दूर से आती हुई। क्यों? क्योंकि खुला वातावरण होता था, खुले घर होते थे, ज़्यादातर बाहरी पर्यावरण में रहना पड़ता था। बारिश आती थी तो दूर से ही आ गई बारिश, कई बार हम आगे आगे भागते थे, बारिश जो है तुरंत हमारे ऊपर से होकर हमें भिगो देती थी, और देखते थे कि ये आ रही दिखाई देती थी। ये है, आजकल तो पता नहीं कब बारिश आ जाए, टपकने लगता है, ये पता ही नहीं चलता। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से कड़कड़ कड़कड़ होती हुई आती है बारिश, तो जैसे घोड़ों की लाइन जो है कड़कड़ाहट करते हुए आ रही होती है, वैसे ही दौड़ी हुई आती थी। और पास यानी और नजदीक, अब नदी पर बरस रहा है, दूर से दिखता, क्योंकि वातावरण काफी साफ होता था, दूर से पता लगता था कि नदी पे बारिश आ गई। अब वहां उस पीपल तक, उस पेड़ तक बारिश आ गई, उस खेत तक आ गई, उस मकान तक आ गई, अब डेगर पर है, अब बड़की बगिया पर, बड़ी बगीचे पर है, अब पड़ोस के घर में टप 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 आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े, यानी छात छप्पर जो है टीन लोहे के जो टीन वो कई घरों पर लगे होते थे वो उड़ जाते थे। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार भी गिरने लगती, क्योंकि दीवार क्या होती थी, पक्की नहीं होती थी, मिट्टी की दीवारें होती थी। घर धस के बढ़िया आवे, यानी घर अच्छी प्रकार से कई बार पानी में धस जाते थे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, यानी भीषण गर्मी के बाद, यानी जब गहरी गर्मी होती थी, जैसे बारिश होती तो प्रसन्न होकर कुत्ते, बकरी, मुर्गे भौं भौं और मैं चूं चूं करते, यानी सब प्रसन्न होते जैसे ही बारिश होती। मगन बेमतलब इधर उधर भागते, जिन कोई मतलब नहीं होता है, बारिश आते इधर उधर भागते हैं, थिरके हैं, नाचते हैं। पहली वर्षा में नहाने से दाद खाज
फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। आजकल की बारिश कहीं तो दीवारों के सारे ही लग के जो है नहाने लग जाते हैं, तो ये देखना चाहिए। लेकिन यदि पहली बारिश की बात करें तो क्या होता है, पहली बारिश से फोड़े फुंसी ये सब कुछ जो है वो ठीक हो जाते हैं। हम जो है ज़्यादा आगे चले गए, यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर। तो ये सब होते दांत खुजली ठीक हो जाते हैं। लेकिन मछलियाँ कभी कभी उबस से के यानी जो उमस होती है उसमें जो झाग हो जाता है, मांझा लगने से भी मर जाती हैं। यानी कई बार जो है ऊपर से जो कहने का मतलब ज़्यादा बूंद ओले आदि गिर जाएं तो वो लगने से मर जाती हैं। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल, मांझा मनो मीन कह व्यापा, यानी ये रामचरितमानस की एक लाइन ली गई है कि राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे दुखी हैं जैसे मांझा लगने से मानो मीन कहें व्यापा, यानी मछली जैसे मर जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। जोंक, केचवा, ये जोंक पानी में हो जाती है, सड़े हुए पानी में जो पशुओं के चिपकी रहती है, खून पीती है, वो केचुए होते हैं जो मिट्टी के अंदर जो है, जिस आजकल जो है वनस्पति खाद भी जो है केचुओं से तैयार की जाती है, वो केचुए होते, कीड़े होते हैं एक प्रकार के। ग्वालिन, जुगनू, यानी इस प्रकार के जुगनू का मतलब जो होते हैं जो रात को जलते हैं, जो कहने का मतलब लाइट की तरह चमकते हैं। अग्निहवा, बोका, करकच्ची, इस प्रकार के बहुत सारे प्राणी, गोंजर आदि, मच्छर, डांसा, डांस जो होते हैं मक्खी जैसे मोटा होता है, होती मक्खी ही है, तो इस प्रकार के आदि कीड़े मकोड़े की बहुतायत, बहुत अधिक मात्रा भूमि जीव सकुल रहे, यानी भूमि जीव जो है चारों ओर जो है पैदा हो रहे होते हैं। किंतु नाना प्रकार के दूबों यानी घास, वनस्पतियों के नव हरित आभा, यानी नई नई हरी हरी उनके शरीर की सुंदरता की लहरों का क्या कहना, यानी कहना ही क्या। धोए धाए पातन की बात ही निराली है, यानी धोए धाए पत्तों की बात ही अलग होती है। क्योंकि गर्मियों में सभी पेड़ों पर, वनस्पतियों पर काफ़ी धूल जम जाती है, तो प्रकृति ने एक नियम बना रखा है कि जब प्रकृति के कारण ही चारों ओर धूल उड़ी होती है तो प्रकृति ही उस धूल को समाप्त कर देती है, अर्थात धो देती है। ये तो यही ईश्वर की महिमा है कि पता नहीं लगता, प्रकृति जो है स्वयं निखार देती है। जो प्रकृति ने ही जिसको धूल भरा किया है उसी को निखारा है। तो ये कहने का मतलब मनुष्य की इसमें कोई नहीं, प्रकृति अपने आप परिवर्तन करती है, यानी इसकी तो बात ही कुछ निराली होती है। ये बात यहाँ पर की गई है। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लदर पदर, यानी बारिश के बाद क्या होता है हम सबको पता है गांव में, क्योंकि गलियां पक्की नहीं होती हैं, चारों ओर कीचड़ होता है, तो वो बात की गई है। तो बाढ़ आवे, सिवान, खेत खलियान पानी से भर जाते हैं, यानी चारों ओर के आंगन, खेत खलियान सब कुछ पानी से भरे रहते हैं। तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ है, यानी कहने का मतलब दिशा मैदान, खाली मैदान की बहुत तकलीफ होती है जाना। जलावन की लकड़ी पहले ने, यानी जलाने के लिए यदि लकड़ियां पहले इकट्ठी नहीं कर ली तो गीली लकड़ी, गीले कंडे घर से धुएं से भर जाता है, क्योंकि गीले लकड़ी जलाने से, क्योंकि लकड़ी से ही खाना पकता है, यदि पहले से जलाने की लकड़ी का व्यवस्था नहीं कर ली गई, उसको कहीं जो है सुरक्षित नहीं कर लिया गया, तो चारों ओर घर में धुआं भरा रहता है। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान आकाश, यानी खेत फसलें सिवान फसलों के रूप में सभी, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी, ये बिस्कोहर में बहने वाली नदी है राप्ती नदी, ये सब निखर उठते हैं, अर्थात पानी से भर जाते हैं, तालाब भर जाते हैं सभी ओर, तालाब जोहड़ सब कुछ भरे होते हैं। धान के पौधे चारों ओर खेतों में झूमने लगते हैं, क्योंकि बारिश के महीने में धान के पौधे लगाए जाते हैं। भुट्टे, चरी, सनी के पौधे, करेले, खीरे, काकड़ी, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, बहुत सारी बेलें, यानी तोरी घी आदि की। तो सर्द में फूल तालाब में शैवाल, यानी काइट, सेवार जिसको बोलते हैं, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। ये ग्रामीण आंचल की सौंदर्य की बात की गई है, ये सारी की क्या क्या हो रहा होता है। आकाश का प्रतिबिंब नीले जल के कारण
तालाब का जल अगाध लगता है यानी गहरा नीला लगने लगता है। स्नान करने से आत्मीय शीतलता यानी अंदर तक ठंड जो है वो पहुंच जाती है, और विशुद्धता की अनुभूति यानी पवित्रता का अनुभव। तालाबों का नीला प्रसन्न जल, खुश जल विश्वनाथ को लगता है अभी इसमें कोई देवी देवता प्रकट होंगे। इतना सुंदरता गांव के जल तालाब जोड़ की बारिश के बाद होती है। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनी होती हैं, तो उसे बरहा कहते हैं, बरहा भी कह देते हैं कई बार, डोंडी, पता नहीं क्या क्या शब्द जो है, गोंडी, नाली, पता नहीं क्या क्या शब्द जो है गांव में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शब्द बोले जाते हैं जो खेतों में नालियां होती हैं। तो उसमें जल सुरीला शब्द करता हुआ यानी अच्छा मीठा स्वर करता हुआ शाही शान से बहता है, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, जैसे चांदी बह रही हो। उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चांदी की तरह चमकने लगता है। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं होता। यदि बात करें चैत के महीने की, फाल्गुन के बाद चैत आता है, गर्मी शुरू ही होती है और रात को चांदनी होती है तो ठंड जरूर होती है। तो और कोई जाड़े की जो धूप होती है यानी हल्की गर्मी होती है उसमें, वैसे ही चैत की चांदनी में भी हल्की गर्मी होती है रात में, तो कोई अलग फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज्यादा होती है। यानी वर्षा ऋतु में चांदनी जो है, यदि चंद्रमा की रात को चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो जो है हल्की हल्की रोशनी होती है और मधुरता लिए होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत, एक औरत के जिक्र के बारे में यहाँ किया गया जो पहले ही पाठ के परिचय में बताया गया कि जब 10 साल की उम्र थी तो उस औरत को देखकर कैसे प्रभावित हुए थे विश्वनाथ जी, वो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे प्रभावित हुए थे। तो पहली बार उस औरत को विश्वनाथ जी ने बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था, यानी पहली बार एक औरत को देखा जिसको, जो बड़े होकर भी अब बूढ़े हो गए थे तब भी, ये इन्होंने आत्मकथा के अंतर्गत लिखा था, तब भी उस औरत की याद थी। तो कितना प्रभाव उस औरत को देखते ही विश्वनाथ के मन पर पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि विश्वनाथ की उम्र उससे काफी कम थी। ताजुब होगा, आश्चर्य होगा कि नहीं 10 वर्ष से कम हो, यानी 10 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, कम ही थी। विश्वनाथ 10 से ज्यादा के नहीं थे, यानी 10 वर्ष कम थी। और विश्वनाथ उस समय 10 वर्ष के भी नहीं थे, यानी ज़्यादा नहीं थे, यानी कहने का मतलब 20 साल के आसपास उसकी उम्र थी। देखा तो लगा चांदनी रात में, ये तुलना की गई है, उपमा की गई है कि जैसे चांदनी रात में, बरसात की चांदनी की रात में जूही की खुशबू, यानी जूही पुष्प होता है, जैसे उसकी खुशबू आ रही हो, बड़ी मनमोहक होती है। तो ये कहा। बिस्कोर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे, यानी संतोषी नाम था गांव में ही, तो उसके मित्र थे तो उसके यहाँ जाते थे। उनके यहाँ जूही लगी रहती थी, यानी संतोषी भैया के जिसके पास जाते थे तो वहाँ उनके एक आंगन था, वहाँ पर जूही का जो फूल है वो लगे रहते थे। उसकी खुशबू जो है वो सांसों में बसी रहती थी, प्राणों में बसी रहती थी, इतनी सुंदर उसकी मादक खुशबू थी। यूँ भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं, यानी जूही के फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों पर, लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही है, अर्थात चांदनी ही चारों फूलों के रूप में खिली हुई हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति, यानी सब प्रकृति की देन है, यानी प्रकृति के अंतर्गत है। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं लगती थी, बल्कि जूही की लता बन गई थी, यानी जूही की बेल बन गई थी और चांदनी के रूप में उसको लगती थी, जैसे उसके ऊपर चांदनी का प्रकाश पड़ रहा हो, वो औरत उसको ऐसी लगती थी। जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी, यानी जैसे उसके फूल खिले हों और उसमें उसकी महक चारों ओर फैली हुई हो। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी, यानी नारी की तरह चारों ओर प्रकृति जो है सुंदर लग रही थी। और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी, यानी जो उसको दूर नजर आ रही थी जो चीज, वो उसके नजदीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, यानी उसके आकार को देख लेना और उसके प्रति प्रेम क्या होता है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब, यानी जीवन की सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी औरत के संदर्भ में। वह नारी मिली भी और विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते भी रहे।
उसकी शादी बिस्कोर में ही हो गई, क्योंकि वो उसको जब मिली थी तो जो है दूसरे गांव की बात यहाँ पर की गई थी, उसमें मिली थी तो देखी थी उसने। तो उसके बाद में कई बार उससे मिलने के बाद जो है हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जय तुम्हें पाई जाए तो जरूर बुराई जाए, यदि तुम्हें पा लें तो जरूर पागल हो जाएं, ये विचार जो उसने रखे। तो जाई देव विश्वनाथ बाबू, उस औरत ने कहा था कि जाने दो विश्वनाथ बाबू जी, उनसे तो हमार कभी को ठीक से भेंटो नहीं भाई, उनसे तो हमारी कभी भी ठीक से भेंट या मुलाकात भी नहीं हुई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकता कि बिस्कोर से अच्छा कोई गांव हो सकता है, अपना गांव अपना ही होता है, और बिस्कोर से ज्यादा सुंदर कहीं औरत हो सकती है, कहीं की औरत हो सकती है, ऐसा विश्वनाथ नहीं मान सकते थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बिस्कोर किससे अच्छा नहीं मानते, बिस्कोर से अच्छा किसी गांव को नहीं मानते हैं, किस गांव से अच्छा नहीं मानते हैं, ये बात प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी के रंग की तरह लगता था। गंध दुग्ध की यानी महक पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते थे, क्योंकि उसमें पसीने की बू बच्चों को अच्छी लगती थी। प्राकृतिक वातावरण में काम करने वाले होते थे, खेतों में काम, फूलों फसलों, ये सब महक जो है उससे पसीने की गंध के अंदर समाई रहती थी, तो वो बू जो है वो बदबू जो है बदबू नहीं लगती थी। और खाना भी उस समय का जो है बिल्कुल प्राकृतिक था, प्रकृति के से जुड़ा हुआ था, तो पसीने में भी खुशबू ही आती थी, बदबू नहीं आती थी। नारी शरीर से उसे बिस्कोर की ही फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध यानी से महकती महक यानी गंध, जो श्रेष्ठ गंध है वो आती। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं भुट्टा खीरा की महक पुआल की होती थी यानी पूड़े के महक की होती थी। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से नहीं जोड़ सकते, वह गंध अत्यंत मादक होती है, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं, वहां तक ले जाने वाली होती है, यानी हमारे मन मस्तिष्क को कितना जो है चुस्त फुर्त करने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे की विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं, पुल हैं, काल हैं, समय के यानी उस समय के सबसे बड़े पुल थे। क्या थे? संगीत, फूलों की महक और बच्चे, ये सब गांव में। काल इतिहास को पार करने के लिए थे। बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है, अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करें। तो इस ठुमरी को तो रुलाई आती है, इस ठुमरी को सुनने से तो रोना आता है विश्वनाथ जब भी सुनते हैं, और वही औरत इसमें दुखी नजर, व्याकुल नजर, परेशान नजर आती है। अप्राप्ति कितनी और कैसी प्राप्तियां होती हैं, यानी कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती है तो उससे हमें कितना कुछ प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी औरत को लक्ष्य में रख कर विश्वनाथ ने उपन्यास और कहानियां और प्रेरणा लेकर बहुत कुछ लिखा है। तो कई बार अप्राप्तियां ही हमें प्राप्तियां देती हैं, तो वो होता है। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, उसकी कल्पनाओं में काले घने काले केश संवारे हुए हैं, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है जो उसके मन में पूरे जीवन समाई रही। वह सिर्फ आर्द्र व्यथा का मतलब एक पिघलता दुख, और वह सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य यानी कलाएं जो से होती हैं, चित्र गर्ज की हर कला के रूप में आस्वाद में वह मौजूद है, यानी गांव के आंचल में वो उपस्थित है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है, यानी पुल है, यानी हर सुख दुख में वो उसके मददगार करने वाली, यानी हर सुख दुख में उसको जो है आगे बढ़ाने वाली होती है। तो ये था विश्वनाथ के द्वारा रचित पाठ, जो नंगा तलाई का एक गांव है, और इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर से, यानी मृत्यु का एहसास अनोखे तौर से जुड़ा हुआ है। ये जो है सुख दुख से जोड़ने वाला जो पुल है, इस शब्द का अर्थ मृत्यु के बोध से यानी मृत्यु के एहसास से जुड़ा हुआ है। तो नंगा तले का गांव एक आत्मकथा है, विश्वनाथ जी की रचित आत्मकथा, उसी का एक भाग था ये बिस्कोहर की माटी। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि इसी से बहुत सारे लघु प्रश्नोत्तर यहाँ पर बनाए जाएंगे, यानी वैकल्पिक प्रश्नों की बात की जाए, अति लघु प्रश्न जो है आपको बनाकर पीडीएफ के माध्यम से भेजे जाएंगे, उनके आंसर आपको कॉपी में लिख लेने हैं। और क्योंकि एक बार फिर दोबारा से इसका रिवीजन हो जाएगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन जो है इसमें से पूछूंगा जो जो ज़रूरी है, लेकिन आपको पाठ को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी बातें हैं, किस किस प्रकार के फूलों का वर्णन यहाँ पर किया
गया है, कैसे कैसे सर्प की जातियां यहाँ पर हैं, और किस खेतों में भी जो है तोरई घी आदि के फूलों का वर्णन भी है, और किस प्रकार एक औरत के साथ एक घटना जो है, एक अजीब सी उनके साथ जो घटना है वो यहाँ पर दिखाई गई है विश्वनाथ जी के द्वारा, और वह एहसास जो मार्मिक चित्रण जो है यहाँ पर किया गया है, वो सारा का सारा आपको एक बार देख लेना है। ओके।